हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अपघटन या डिकम्पोजिशन। अभी तक हम इकोसिस्टम में क्या पढ़ रहे थे? इकोसिस्टम में हम प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे थे, यानी कि कार्बनिक पदार्थों का संचय होना पढ़ रहे थे। फिर उन कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण हम फूड चेन के रूप में और ऊर्जा प्रवाह के रूप में देखे, और प्रोडक्टिविटी के रूप में संचित पदार्थों को देखे, है ना। और उसका प्रवाह देखे हम खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, फूड वेब के माध्यम से, और एनर्जी ट्रांसफ़र या एनर्जी फ्लो के माध्यम से हम उसका ट्रांसफ़र देखे। अब इस तरह से उत्पादक से लेकर उपभोक्ताओं तक एनर्जी जो है वो पहुंच चुका है, कार्बनिक पदार्थों के रूप में या खाद्य पदार्थों के रूप में संचित हो चुका है। अब उनके मृत होने पर और उनके अवशेष होने पर या उनके मलमूत्र अवशिष्ट पदार्थों के द्वारा जो पदार्थ कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में या मृदा में पहुंच जाते हैं, उन पदार्थों का यदि अपघटन नहीं होगा और फिर से मिनरलाइजेशन नहीं होगा, तो अपघटन की प्रक्रिया नहीं होने पर फिर से पारितंत्र जो है वो उसका साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। माने उस तरह से उसका पारितंत्र जो है वो अधूरा होगा। तो उसके लिए माने डिकम्पोजर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इकोसिस्टम में। डिकम्पोजर्स जो है वो फिर से जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं और सरल अकार्बनिक पदार्थों में उनको परिवर्तित कर देते हैं, और फिर उनको मृदा में मिला देते हैं और वातावरण में पहुँचाते हैं। फिर वो जीव जंतुओं और पौधों में पहुँचते हैं, पौधों और जीव जंतुओं में, और साथ ही साथ वातावरण में उन तत्वों की उपस्थिति की उपलब्धता को भी बनाए रखते हैं। तो अपघटन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम में। तो अपघटन किसे कहते हैं? अपघटन किसे कहेंगे? सूक्ष्म जीवों के द्वारा, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा मृत अवशेषों में उपस्थित, है ना, पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के जो मृत अवशेष उपस्थित होते हैं, उन मृत अवशेषों में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों, यानी जटिल कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में या इनऑर्गेनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अन्य पोषक तत्वों में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है। तो 2 लाइन में आप अपघटन को यही लिख सकते हैं कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के जो मृत अवशेष हैं, उनमें संचित कार्बनिक पदार्थों को, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करने की प्रक्रिया जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, वो कहलाता है अपघटन। अब अपघटन कौन करता है? अपघटन कौन करता है? अपघटन करने वाले जीवों को, सूक्ष्म जीवों को और अन्य जीवों को क्या कहा जाएगा? अपघटक कहा जाएगा। तो अपघटक 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप अर्थवर्म सुने होंगे, केंचुआ, जो पेड़ पौधों के जो गिरे पत्ते होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और उनको निगल जाते हैं, फिर उनको पचाकर फिर गोलियों के रूप में बाहर करते हैं, और क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं और निगल कर फिर वापस पचाकर बाहर कर देते हैं नम करके, है ना। तो मिट्टी को भुरभुरा भी बनाते हैं और साथ ही साथ उनको खंडन भी करते हैं। उसी तरह से कुछ निमेटोड और कुछ इंसेक्ट जो है वो इस खंडन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और इनको कहा जाता है डेट्राइटिओर। इनको क्या कहा जाता है? डेट्राइटिओर कहा जाता है, या अपरदक कहा जाता है, जो कि क्या करते हैं? अपरद करते हैं, माने उसको तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, है ना। पहली प्रक्रिया जो अपरद का खंडन है डेट्राइटस का, यानी जो भी जिस पदार्थ पर अपघटक कार्य करते हैं वो पदार्थ कहलाता है डेट्राइटस कहलाता है। तो डेट्राइटस पर कार्य करने वाले जो अपघटक हैं उनको कहा जाता है डेट्राइटिओर। और दूसरे होते हैं इसमें अपघटक माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और फंजाई। कई सूक्ष्म जीव होते हैं और बैक्टीरिया और फंजाई मेनली उसमें उपस्थित होते हैं। ये डिकम्पोजर्स के रूप में होते हैं, जो किस पर कार्य करते हैं? डेट्राइटस पर कार्य करते हैं, अपरद पर, करकट पर, या फिर लिटर इसको भी कहा जाता है। तो जो क्या होते हैं, अब डेट्राइटस क्या है? डेट्राइटस क्या है? पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के मृत अवशेष क्या कहलाते हैं? डेट्राइटस कहलाते हैं, और उनके अपशिष्ट पदार्थ, यानी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के, माने पेड़ पौधों के क्या पत्ते होंगे जो भूमि पर गिरेंगे, छाल होंगे, वृक्ष की छाल, उनके फल फूल जो गिरते हैं मिट्टी पर, और साथ ही साथ पेड़ पौधों से भी कुछ अवशिष्ट पदार्थ जो हैं वो बाहर आते हैं वो, और साथ ही साथ मिट्टी के अंदर में जो है जड़ उपस्थित हैं वो सारे अवशिष्ट पदार्थ सब मिलकर, और साथ ही साथ मृत जीव, माने जो उपभोक्ताएं होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी जीव होते हैं, उनके शरीर, उनके मलमूत्र और फीकल मैटर जो होते हैं वो सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? डेट्राइटस कहलाते हैं, या लिटर कहलाते हैं, या करकट कहलाते हैं। तो डेट्राइटस या अपरद पर कार्य करने वाले अपघटकों को क्या कहा जाता है? उन जीवों को अपघटक कहा जाता है। और इन अपघटक जीवों के या डिकम्पोजर्स के द्वारा ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की, वो प्रक्रिया कहलाता है अपघटन। तो ये अपघटन को 2 लाइन में परिभाषित करने के लिए भी पूछा जा सकता है और अपघटन की पूरी प्रक्रिया भी पूछी जा सकती है। तो अपघटन का मैकेनिज्म क्या होता है? माने डेट्राइटस को
छोटे छोटे टुकड़ों से तोड़कर फिर मिनरलाइजेशन यानी कि खनिजीकरण की जो प्रक्रिया है उस तक पहुंचने की कौन कौन सी प्रोसेस है। तो सबसे पहला इसमें मैकेनिज़्म का पहला प्रोसेस है, पहला चरण है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस यानी कि अपरद का खंडन। जो भी कूड़ा कचरा करकट है और जो भी ज़मीन पर पत्ते छाल फूल फल और जीव के मृत शरीर आदि जो पहुँच गए हैं मिट्टी पर, उनका सबसे पहले स्तर में क्या होगा, खंडन होगा। उसके बाद उसका ह्यूमिफिकेशन होगा। खंडन के बाद क्या होगा, जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो भी कार्बनिक पदार्थ होंगे, उन कार्बनिक पदार्थों का और छोटे टुकड़ों में फाइन पार्टिकल्स में तोड़ना और साथ ही साथ फिर उसका ह्यूमस में परिवर्तन कहलाता है ह्यूमीकरण। आगे देखते हैं इसका। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस मिनरलाइजेशन यानी कि खनिजीकरण, यानी जो कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर उपस्थित है ह्यूमस में उसका फिर क्या होगा, मिनरलाइजेशन होगा। कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो फिर से टूटकर अपघटकों के द्वारा एंजाइम स्रावित होंगे और वो अकार्बनिक पदार्थों में और पोषक पदार्थों में परिवर्तित होंगे और विभिन्न अकार्बनिक तत्वों में। और ये तत्व फिर लीचिंग के द्वारा किस में पहुंच जाएंगे, लीचिंग यानी कि निक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा सीधे मिट्टी के नीचे चले जाएंगे और अवक्षेपित हो जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है क्या, इसकी डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया है। आगे हम देखते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है। हम अपघटन की प्रक्रिया के मैकेनिज़्म के बारे में चर्चा करेंगे अभी। मैकेनिज़्म ऑफ डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन की प्रक्रिया का मैकेनिज़्म या क्रियाविधि किस तरह से होता है। तो हम देख चुके हैं कि 3-4 चरणों में ये पूर्ण होता है। सबसे पहले तो जो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, फल फूल आदि गिरते हैं, मृत जीवों के शरीर जो मिट्टी में आते हैं और मल मूत्र आदि जो पदार्थ होते हैं वो मिट्टी में आने के बाद उन पर सबसे पहले कार्य करते हैं अपरदक यानी कि डेट्राइटिवोर, है ना। इसको क्या कहा जाता है, जो मिट्टी में पहले जो पत्ते गिरते हैं और जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं इनको क्या कहा जाता है, डेट्राइटस कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, डेट्राइटस कहा जाता है। और इस डेट्राइटस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ स्थित होते हैं। अब इन जटिल कार्बनिक पदार्थों का सबसे पहले होता है फ्रेगमेंटेशन या खंडन, यानी कि बड़े जो रूप में उपस्थित हैं इनको डेट्राइटिवोर जो हैं या अपरदक इनको छोटे टुकड़ों में काटते हैं। तो अपरदक कौन कौन है होते हैं हम बता चुके हैं, जैसे कि केचुए हैं, इनको खाकर क्या करते हैं, अपने आहार नाल में इसको पचाकर मुलायम करते हैं, छोटे टुकड़ों में काटते हैं और फिर से वापस इसको गोलियों के रूप में बाहर करते हैं। उसी तरह से कुछ निमेटोड होते हैं, कीट होते हैं, ये अपरदक का कार्य करते हैं और इनका खंडन करके क्या कर देते हैं, फाइन पार्टिकल्स में यानी कि छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब इन छोटे टुकड़ों में क्या होता है कि कुछ छोटे टुकड़ों में जब तोड़ते हैं तो कुछ मात्रा में जो खनिज पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं कार्बनिक पदार्थ में, कुछ अकार्बनिक पदार्थ विलेय के रूप में, जल में विलेय के रूप में उपस्थित होते हैं जो लीचिंग की प्रोसेस के द्वारा बाहर जाते हैं। अब लीचिंग क्या कहते हैं, लीचिंग किसे कहते हैं कि उन जल में विलेय अकार्बनिक पदार्थों का मृदा के निचले स्तर में पहुंचकर अवक्षेपित हो जाना क्या कहलाता है, निक्षालन यानी कि लीचिंग कहलाता है। यानी इनऑर्गेनिक मैटर जो जल में विलय हो गए हैं, कुछ घुलनशील हैं, सॉल्युबल हैं, वाटर सॉल्युबल तत्व जो हैं वो मिट्टी में क्या होते हैं, नीचे की स्तर में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर अवक्षेपित हो जाते हैं। इनका साइक्लिंग फिर बाद में होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स का एक तरफ तो लीचिंग की प्रक्रिया चल रही है, ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो पैरेलल चलता रहता है, समानांतर में सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। एक लीचिंग हो रहा है, उसके बाद इसमें साथ ही साथ डिकम्पोजर्स इस पर कार्य करते हैं, यानी कि अपघटक, फंजाई और बैक्टीरिया आदि कार्य करते हैं किस पर, फाइन पार्टिकल्स पर। ये भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। उनमें बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो अपने शरीर से कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो इन पर कार्य करते हैं और इनको सरल ऑर्गेनिक पदार्थ मैटर्स को किस में तोड़ देते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर में या अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। और ये यहाँ पर जो होता है ह्यूमस, इसमें ह्यूमस में बदल जाता है। ये अकार्बनिक पदार्थ एक फाइन पार्टिकल्स जो है वो एक डार्क और एमॉर्फस यानी कि चूर्णिल प्रकार का जो पदार्थ है, काले रंग का पदार्थ प्राप्त होता है। मिट्टी में आप देखे होंगे कि मिट्टी के जस्ट ऊपर जो होता है काले काले जो लेयर स्थित होते हैं, डार्क पत्तियों के जो टुकड़े होते हैं, उनके साथ मिट्टी मिलकर एक विशेष प्रकार के काले रंग का पदार्थ बनाती है और इस पदार्थ को कहते हैं ह्यूमस और इस प्रक्रिया को कहेंगे ह्यूमिफिकेशन, है ना। ये किसके द्वारा होता है, डिकम्पोजर्स के द्वारा होता है। और डिकम्पोजर्स कौन है, बैक्टीरिया और फंजाई हैं जो एंजाइम को सिक्रीट करके इन फाइन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। और ये ह्यूमस जो है वो आगे की ओर किस में परिवर्तित होता है, फिर से इनमें अपघटक या डिकम्पोजर्स काम करेंगे।
डिकम्पोजर्स काम करेंगे ये ऑर्गेनिक मैटर पर, और ये ऑर्गेनिक मैटर जो है, ह्यूमस में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको किस में परिवर्तित कर देंगे, मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में मिनरल्स में कौन कौन से आएंगे, जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, और इनऑर्गेनिक मैटर जैसे और कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है आदि, माने समस्त सोडियम है, पोटेशियम है, इन तत्वों के रूप में, या आयरन है, ये सारे तत्व के रूप में ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि मिनरल्स में परिवर्तित कर देते हैं, खनिजों में। और ये खनिज जो है वो फिर बाद में फिर से लीचिंग या निक्षालन की प्रक्रिया होती है और मृदा के अंदर चले जाते हैं, फिर मृदा के अंदर चले जाते हैं और मृदा में उपस्थित रहते हैं, फिर विभिन्न पौधों के द्वारा फिर से इसको ग्रहण किया जाता है और फिर वापस ये अपघटन की प्रक्रिया चलती है। तो इसमें अपघटन का महत्व क्या है पारितंत्र में, कि यदि अपघटन की प्रक्रिया नहीं होगी तो जो कार्बनिक पदार्थ है इनमें, पौधों में और जंतुओं में संचित है, तो उनके मृत अवशेषों में वो बंध कर रह जाएंगे और ये मिनरल्स वापस जो है वो वातावरण में और मृदा में नहीं आ पाएंगे, और नहीं आएंगे तो फिर से इकोसिस्टम की जो प्रोसेस साइक्लिंग चलती है वो मिनरल्स के साइकिल के माध्यम से वो प्रक्रिया जो है वो नहीं हो पाएगी। तो अपघटन की प्रक्रिया को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, कौन से घटक प्रभावित करते हैं, वो हम आगे देखते हैं। इसमें अपघटन में सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फिर दूसरी प्रक्रिया क्या है, ह्यूमिफिकेशन। फ्रेगमेंटेशन, छोटे टुकड़ों में टूट गया फाइन पार्टिकल्स में। उसके बाद ह्यूमिफिकेशन के बाद हम क्या देखेंगे, मिनरलाइजेशन, और मिनरलाइजेशन के बाद में लास्ट में फिर लीचिंग। तो लीचिंग की प्रोसेस लास्ट में ही नहीं होती है, बल्कि हर स्टेप में थोड़ी थोड़ी होती जाती है, और ये प्रक्रिया जो है वो पैरेलल चलती हैं। तो ये ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, कैटाबोलिज्म कहते हैं, यानी कि अपचय की प्रक्रिया। अपचय की प्रक्रिया में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मैटर जो है, कॉम्प्लेक्स पदार्थ या जटिल पदार्थ जो है वो सरल पदार्थ में टूटते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं अपचय। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज हो रहा है, इसलिए ये प्रक्रिया, दोनों प्रक्रियाओं को, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन को क्या कहेंगे, कैटाबोलिज्म कहेंगे। आगे देखते हैं कि इसमें प्रभावित करने वाले, अपघटन को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन, प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस, माने अपरद की जो भी डेट्राइटस है उसकी, अपरद की रासायनिक प्रकृति कैसी है। रासायनिक प्रकृति का मतलब क्या है कि वो किन किन पदार्थों से बना हुआ है डेट्राइटस। यदि वो लिग्निन, काइटिन और सेलुलोज की बना हुआ है तब उसमें डिकम्पोजिशन क्या होगा, उसमें थोड़ा स्लो होगा, माने अपघटन की प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाएगी। लिग्निन, काइटिन और सेलुलोज से बना हुआ है, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स होते हैं। सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स है, काइटिन, लिग्निन आदि जो है वो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स हैं, है ना। तो इसी तरह से इनके कॉम्प्लेक्स होने पर इसमें डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन यदि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उनमें क्या होगा, मोनोसेकेराइड्स हैं। सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है, और कार्बोहाइड्रेट्स अन्य ग्लूकोज वगैरह जो है जो वाटर सॉल्युबल हैं, उनमें जो है वो डिकम्पोजिशन या अपघटन की प्रक्रिया क्या होगी, फास्ट होगी। तो लिग्निन, काइटिन और सेलुलोज पर डिकम्पोजिशन या अपघटन की प्रक्रिया जो है वो स्लो होगी या धीमी होगी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बनते हैं। टेम्परेचर या ताप जो है वो महत्वपूर्ण फैक्टर है। यदि 25 डिग्री के ऊपर है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर है तो डिकम्पोजिशन एक्टिव होगा, और 45 से अधिक होने पर फिर से वो कम हो जाता है। लेकिन 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि नीचे है यानी बिलो है तो उसमें बहुत ही स्लो होगा डिकम्पोजिशन, है ना। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए उसके लिए, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के लिए। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ऑप्टिमम है, वहाँ पर एक्टिव डिकम्पोजिशन होगा, और अबव 45 जो होगा तो उसमें फिर से स्लो हो जाएगा, और 10 डिग्री से नीचे भी होगा तो भी वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक जो है वो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे से हो सकती है। मॉइस्चर यानी नमी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। नमी और ताप दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। यदि पर्याप्त नमी नहीं है और टेम्परेचर सही नहीं है तो इसमें डिकम्पोजिशन
की प्रक्रिया है या अपघटन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी हो जाती है। तो पर्याप्त नमी की मात्रा या ऑप्टिमम मॉइस्चराइजेशन है तभी फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि अपघटन की प्रक्रिया फास्ट होगी। और डिज़र्ट में जहाँ पर नमी की मात्रा कम होती है मरुस्थलों में, वहाँ पर डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन की प्रक्रिया जो है वो स्लो होगी। एयरेशन या वातन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। वो उनको कैटाबॉलिज्म की प्रक्रिया इसमें चलती है, तो उसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। बैक्टीरिया और फंजाई उनको रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही वो अपना एंजाइम को बाहर करते हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। तो उनको डिकम्पोज करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? और श्वसन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो अधिक एयरेशन है जहाँ पर, वहाँ पर डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया जो है वो फास्ट होगी। पीएच, डेट्राइटस जो है यानी कि अपरद जो है उसकी नेचर कैसी है? बेसिक है कि एसिडिक है? यदि एसिडिक है नेचर जो है, डेट्राइटस का नेचर एसिडिक है, तो इसमें डेट्राइटिवोर जो है वो पनप नहीं पाते हैं। अपरदक जो होते हैं शुरू में जो खंडन की प्रक्रिया करते हैं वो पनप नहीं पाते, इसलिए वो अपघटन की प्रक्रिया या खंडन की प्रक्रिया जो होती है वो स्लो हो जाती है, इसीलिए अपघटन स्लो हो जाता है। और बेसिक या क्षारीय पदार्थों में फास्ट होती है क्योंकि डेट्राइटिवोर जो है वो उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो ओवरऑल ये अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। और अपघटन जो है उसकी प्रक्रिया में 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहला खंडन की प्रक्रिया है, उसके बाद ह्यूमस का फॉर्मेशन है और ह्यूमस के बाद मिनरलाइजेशन है। तो मिनरलाइजेशन और ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया को किसके अंतर्गत रखा गया है? कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत होता है। और मिनरलाइजेशन के फलस्वरूप जो है ऑर्गेनिक मैटर किस में बदल जाते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर में बदल जाते हैं, अकार्बनिक तत्वों में और खनिज पदार्थों में बदल जाते हैं, और उस प्रक्रिया को कहते हैं खनिजीकरण यानी कि मिनरलाइजेशन, जो मृदा में जाकर अवक्षेपित हो जाते हैं और फिर वातावरण में पहुंच जाते हैं। तो कौन से किसके द्वारा? खनिज चक्रों के जो खनिज पदार्थों का जो चक्रण चलता है उसके माध्यम से ये मिनरल्स पदार्थ जो है वो फिर से वापस वातावरण में और वातावरण से पौधों में और पौधों से जीवों में पहुंच जाते हैं, और इस तरह से इकोसिस्टम का एक बैलेंस बना हुआ रहता है। तो जितना इकोसिस्टम में उत्पादक और उपभोक्ताओं का महत्व है, उतना ही महत्व अपघटकों का भी है। तो 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछता है कि अपघटक किसे कहते हैं या अपघटन की प्रक्रिया क्या है, और ये 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्न में भी अपघटन की पूरी प्रोसेस को पूछा जा सकता है। हम नेक्स्ट देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है।